हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? यस सर। तो देखिए, कक्षा 8 वाले जो बच्चे हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं बच्चे, वो सभी बच्चे अपने अपनी SCERT की बुक्स को खोल लें। ठीक, विज्ञान भारती, ठीक, विज्ञान भारती 3rd, ठीक। उस विज्ञान भारती 3rd में आपकी इकाई है 8, यानी कि उसका अध्याय क्या है? 8। अब शांत बैठ जाओ, बिल्कुल इधर देखिए सभी लोग, ठीक। अब जिसका नाम है किशोरावस्था, तो इस किशोरावस्था क्लास क्यों आज हम पढ़ेंगे, तो आज हमारी इसकी है दूसरी क्लास। इससे पहले मैं एक कक्षा तो मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। तो आज हमारा जो अध्याय है किशोरावस्था, उस किशोरावस्था अध्याय की आज हम दूसरी क्लास को पढ़ाएंगे और देखेंगे आज हमें दूसरी क्लास के अंदर में क्या क्या देखना है, क्या समझना है, कौन सा हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए आज हमें देखिए इसमें देखना है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक, तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब को केवल देख लें और खोल के सामने रख लें, बाकी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देखिए। ठीक, तो आज हम बात करते हैं द्वितीयक की। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक, आखिर में वो कौन से हैं जिन्हें मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहता हूं, द्वितीयक कहता हूं। ठीक, तो आज हम इसी चीज को जानेंगे और इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, तो देखिए जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही, जननांग के आधार पर मतलब मेल और फीमेल के आधार पर। ठीक है, जननांगों का मतलब होता है, जनन का मतलब होता है मेल या फीमेल। ठीक, मेल या फीमेल। गेट से कौन है? कोई बाहर का व्यक्ति है? कोई बच्चे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए हम ये बात यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जैसे जैसे वो नवजात शिशु, छोटा सा बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जैसे ही वो जन्म लेता है तो हम उसे आसानी से उसे देख सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की। तो हमने उसे कैसे पहचाना ये लड़का है लड़की? उसके अंगों को देख के, उसके जनन वाले अंगों को देख करके हमने ये पहचाना कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो वही देखो, जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है। कैसे? जननांगों के आधार पर। मैं जनन के, जब छोटा बच्चा होता है तो जनन के आधार पर ही मैं देख सकता हूं कि ये लड़का है और ये छोटा बच्चा है ना, इस वजह से। अब देखिए, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को तो हमने अच्छी तरह से देख लिया कि छोटा बच्चा है, तो हमने उसके चेहरे के बनावट से देख लिया, उसके अलावा हमने उसके जनन अंग देख लिया, और तो कुछ नहीं है। बस ये कह सकते हैं ये हमारे क्या है, लड़की है और ये लड़का है। अब क्या हुआ? अब वो धीमे धीमे क्या करेगा? वो वृद्धि करेगा। वृद्धि करते करते क्या होगा मालूम है? वो किशोरावस्था में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अब वो 11-12 वर्ष की उम्र में आ गया। जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है तो अब उसमें क्या होगा? उसकी शारीरिक बनावट चेंज होगी, सारी चीज हार्मोनल क्या होगा, उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स क्या अब चेंज होने लगेंगे, कुछ सीक्रेशन करेंगे। तो जैसे जैसे पुरुष हम स्त्री की बात करते हैं तो अब जैसे ही वो द्वितीयक स्टेज में आ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे ही वो किशोरावस्था जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े होने के बाद और भी उसका शरीर डेवलप हो जाएगा, और भी चीज उसमें डेवलप होने लगी उसके शरीर में। तो जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंच गया तो अब हम उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो अब उसमें अच्छी तरह से वो स्पष्ट होने लगे। पहले बच्चा छोटा था तो उसमें इतने नहीं थे, अब जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसमें सारे लक्षण अब मुझे अच्छी तरह से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हमें खूब अच्छी तरह से जैसे ही वो किशोरावस्था में आ जाएगा तो हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं?
उसे पहचान सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि किशोरावस्था में, अब किशोरावस्था का मतलब क्या है, अब वो 11-12 वर्ष से ऊपर चलने लगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक, 18 और 19 तक, कहीं पर 19 कहीं पर 18, तो अब 18 मान लीजिए, क्योंकि 18 साल से जब बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, वयस्क। तो 18 साल से बड़ा है तो उसी को तो क्या करते हैं हम, वोट डालने का अधिकार है, उसी को क्या है, नौकरी का फॉर्म भरने का क्या है, अधिकार है। 18 साल से कम है तो न तो वो हमारे यहाँ पर वोट डाल सकता है, ठीक, न तो उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, और नहीं वो नौकरी के लिए क्या है, एलिजिबल। तो नौकरी के लिए कब होता है, अब किशोरावस्था उसकी निकल गई, अब 18 वर्ष से जैसे ऊपर है अब वो नौकरी के लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, किशोरा है तो किशोरावस्था क्या है, वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो जैसे ही किशोरावस्था में लड़के के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, अब 12-13 साल का, 14 साल का, 15 साल का जैसे जैसे बच्चा है, तुम देखते आओगे, किसी लड़के को देखोगे तो लड़के में क्या होगा, हमें हल्के हल्के से क्या, उसकी दाढ़ी मूंछ सी दिखने लगेंगी, तो हम ये कहने लगे अब ये बढ़ने लगा है, बड़ा होने लगा, दाढ़ी मूंछ निकलने लगी है। अब वो हम दूर से अच्छी तरह से पहचाने लगे, अब ये बढ़े लगे, ठीक, दाढ़ी मूंछ। जब लड़कियों में स्तनों का विकास भी धीमे धीमे डेवलप होने लगता है, तो गर्ल्स के लिए देखते हैं तो गर्ल्स में क्या है, वहां पर भी मुझे चेंजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो चेंजिंग मुझे कहाँ देखने के लिए मिल रही है, किशोरावस्था में। ठीक है, तो देखिए लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। अब लड़का जैसे जैसे बढ़ता है तो ज़्यादातर उसकी बॉडी पर क्या होता है, कहीं न कहीं क्या है, बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं अब इसकी उम्र क्या है, किशोरावस्था से ऊपर होने लगा है। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं तो मुझे ये सारी चीज़ जो दिख रही है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना या लड़की के लिए और भी चीज़ें का चेंज होना, तो ये मुझे कहाँ पर दिख रही है, किशोरावस्था में। तो जो चीज़ किशोरावस्था मुझे अच्छी तरह से स्पष्ट दिख रही है उसी को मैं क्या कहता हूँ, उसी को मैं क्या कहता हूँ, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसी को मैं ये चीज़ कहता हूँ। ये किताब तुम्हारी SCRT की आपकी किताब का है, ये चित्र रहेगा। ठीक है, ये चित्र इधर उधर से नहीं रहेगा, तुम्हारी किताब का ही है। अब देखिए उसमें क्या लिखा है, अगली लाइन को देखिए, लड़के एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में क्या बाल आ जाते हैं। ये सब क्या है, जैसे जैसे उसकी बॉडी को मैं देखता हूं, चाहे वो गर्ल्स है या फीमेल है या क्या है वो फीमेल, या हम बात करें फीमेल की, ठीक, या तो फीमेल है या क्या है वो मेल, तो हमें यहाँ पर किशोरावस्था में यहाँ पर क्या है, मुझे दोनों के शरीर में क्या चेंजिंग मिल रही है। तो हर जगह पर क्या मुझे उसकी बॉडी में, अगर लड़कों की बात करता हूँ तो उसकी पूरी बॉडी पर क्या हेयर का फॉर्मेशन, यानी कि बाल उगने लगे हैं। अब वहां पर क्या है, बाल उगने लगे। तो यहाँ पर मुझे क्या, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो मुझे वहां पर क्या बहुत सारी चीजें क्या चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इससे पहले इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं अच्छी तरीका से, उसमें भी सारी चीजें। अब हमें बात ये आ रही है यहाँ पर कि जैसे जैसे किशोरावस्था में आ रहा बच्चा, जैसे जैसे वो किशोरावस्था में, लड़का या लड़की जैसे किशोरावस्था में आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, लड़के क्या हो रहा है, उसके दाढ़ी मूंछ लग रही है, उसकी चेंजिंग आ रही है, आवाज में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, लड़कियों की क्या है, सारे अंग विकसित हो रहे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसे मैं कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिसे मैं हार्मोन कहता हूं। हार्मोन कहता हूं, क्या हूं, आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या मुझे पीयूष ग्रंथि मिल रही है देखने के लिए, यहां पर मुझे क्या थायराइड ग्रंथि मिल रही है देखने के लिए, यहां पर मुझे क्या एक एड्रिनल ग्रंथि मिल रही है जहां से एड्रिनल निकलता है हार्मोन। उसके अलावा यह देखिए पैनक्रियाज दिख रहा है, यहाँ पैनक्रियाज, इसे मैं अग्न्याशय कहता हूँ, यहाँ से हार्मोन निकलता है। उसके अलावा हम स्त्रियों के लिए देखते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ स्त्री की यानी कि फीमेल की यानी कि गर्ल्स की, तो यहाँ पर मुझे देखता हूँ तो उसमें क्या है, ये ओवरी है, अंडाशय, तो यहाँ पर भी क्या हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। अगर मैं बात करता हूँ मेल की, तो मेल में मुझे देखने के लिए यहाँ पर क्या मिलते हैं, टेस्टिस। यहाँ पर कौन सा हार्मोन निकल रहा है,
टेस्टोस्टेरोन। यहां पर क्या निकल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पर मुझे टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन निकला है और यहां पर मुझे क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन्स क्या हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस हार्मोन्स का क्या होता है? इस किशोरावस्था में क्या होता है? इनका और ज्यादा क्या सीक्रेशन होगा। जैसे जैसे वो निकलेंगे तैसे हमारे शरीर के अंग क्या होंगे? डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इसी वजह से क्या हमारा शरीर धीमे धीमे क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जिसे मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहता हूं, वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। अब ये क्या कह रहा है? लड़के इधर देख, अब ये क्या कह रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो द्वितीयक लक्षण होते हैं, मालूम क्या द्वितीयक लक्षण? उसकी चीजों में शरीर का फॉर्मेशन होना, दाढ़ी मूछ का निकलना, हार जो भी कुछ अंग है ना, अंग क्या धीमे धीमे डेवलप हो रहे हैं, यानी कि बड़े हो रहे हैं। यही चीज मेल के अंदर हुआ है, यही फीमेल के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है मालूम है? ये सेकेंडरी लक्षण क्यों है? क्यों हो रही है? क्योंकि उनके अंदर में जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने बताया लड़की के लिए क्या है? अंडाशय। तो वहां पर मुझे हार्मोन से निकल रहा है, तो वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन से निकला है। और लड़कों के लिए देखता हूं क्या है? मुझे टेस्टी दिखते हैं ब्रसल, तो वहां से क्या टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो वो हार्मोन्स जब निकलेंगे तो धीरे धीरे उन हार्मोन्स का, वही हार्मोन्स हमारी बॉडी को क्या कंट्रोल करते हैं। अगर वो हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा और वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डेवलप करने के लिए क्या है? हार्मोन्स। जब तक हार्मोन्स उसके लिए नहीं निकलेंगे तब तक उसका बॉडी बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाएगी। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। वो एक दूसरे के साथ क्या अपना समन्वय बनाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलिका विहीन होती हैं। इसके लिए कोई नलिका की जरूरत नहीं है कि नलिका हो। जैसे हमारा ब्लड चला है, ब्लड के लिए किस में चलेगा? ब्लड वेसल्स में, उसके लिए नली चाहिए। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए किसी प्रकार की कोई नली की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होती है? नलिका विहीन, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है। इसके लिए कोई स्पेशल नली नहीं है। और जैसे क्या होगा? वो मेरे ब्लड के अंदर मिल जाएगा। शरीर में पूरे में क्या बह रहा है? मेरे में क्या बह रहा है? अब वो हार्मोन्स क्या होंगे? उस ब्लड में मिल जाएंगे। जिस प्रकार से वो हार्मोन्स मेरी उस ब्लड के अंदर में मिल जाएंगे ना, तो मालूम क्या होगा? तो ब्लड में क्या होगा? तो ब्लड के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाएगी। जैसे जैसे मैं किशोर अवस्था पहुंचता हूं, जैसे 18 साल 19 साल 20 साल पर जैसे पहुंचेगा, तो हम देखते हैं कि वो क्या है? लड़का बहुत तेज दौड़ रहा है, सारी स्पीड से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप हो गए। उसकी वजह से क्या उससे और ज्यादा एनर्जी मिल रही है। जैसे जैसे उम्र कम होती जाएगी तो क्या उसका शरीर भी ढलता है, क्योंकि हार्मोन्स कम होने लगे हैं। तो ये सारी चीज क्या है? हार्मोन्स किस में मिल जाएंगे? खून में, ब्लड में। इसीलिए हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी चीज का टेस्ट कराते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? हमारा खून निकालेगा। खून निकालने के बाद क्या करेगा? वो सारी चीज को अच्छी तरह से परखता है। तो वो सारी चीज हमें ब्लड के माध्यम से मिल जाती है। अब देखिए किशोरावस्था में, किशोरावस्था जिसे मैं एडोलसेंस को, किशोरावस्था कौन सी है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है उसे मैं क्या कहता हूं? किशोरावस्था कहता हूं। तो अब उस उम्र की बात कर रहा हूं जो मेरी 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में है, उसे मैं क्या कहता हूं? किशोरावस्था। अब उस उम्र की बात कर रहा हूं। देखिए लड़कों में, ठीक, लड़कों में ठीक एक ही बात है। ठीक, ये धीमे धीमे क्या हो रहा है? अब बढ़ रहा है, अर्थात यहां तक क्या 18 वर्ष का हो गया। ठीक, लड़कों में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होगा, वो सीक्रेट होगा, तो जिसके फलस्वरूप क्या है? लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलने लगेगी। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है भैया? यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या निकल रहा है? हार्मोन। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब निकला है? किशोरावस्था की उम्र में। जब निकलेगा तो मेरी दाढ़ी मूछ निकलना क्या प्रारंभ हो जाए। अगर उसके
हार्मोन्स इतना ज़्यादा नहीं निकल रहा है तो दाढ़ी मूंछ लेट ही निकलेगी। ठीक, तो उसकी क्यों निकल रही है? क्योंकि उसके अंदर जो वृषण है वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है, वो निकल रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लड़की की, ये भी किशोरावस्था में है। ठीक है, जैसे जैसे मैं किशोरावस्था की उम्र में पहुंचता हूं 18 वर्ष, ठीक, अब देखिए अंडाशय से एस्ट्रोजन, अभी मैंने बताया तुम अंडाशय से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। अंडाशय से निकलेगा क्या? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों में स्तन क्या हो जाते हैं? विकसित। तो धीमे धीमे क्या पर यहाँ पर मैमल्स का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्तन का फॉर्मेशन क्या है? अब वो डेवलप होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंडाशय से यहाँ पर क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, लड़की के लिए तुम्हें याद रखनी है अंडाशय से क्या निकल रहा है? हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। यही चीज याद रखनी है। ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और यहां पर क्या निकल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रही है? बॉडी में क्या हो रही है? चेंजिंग हो रही है। मेरी बॉडी में क्या हो रही है? चेंजिंग। इस हार्मोन वाले पिछले चैप्टर को बढ़िया तरीका से पढ़ाया, उसे देख लेना, नहीं तो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। देखिए, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, प्रजनन क्या है और मेरा जनन स्वास्थ्य क्या है? तो बात कर रहे हैं हम किशोरावस्था की। वी आर टॉकिंग टू अबाउट इन एडोलसेंस। तो किशोरावस्था की बात करें तो सबसे पहले मैं लड़कों के लिए देखता हूं, इसमें किशोरावस्था के लिए क्या क्या? लड़कों में यानी कि मेल में, ठीक, मेल में, वृषण में नर युग्मक, जिसे मैं मेल गैमीट कहता हूं, अथवा शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो ये है मेरे पास क्या? मेल। तो इसके टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन मिलेगा मुझे? मेल गैमीट का, या मैं इसे क्या कहता हूं? स्पर्म। ठीक, यही दो को लिखा है, मेल गैमीट नर युग्मक, या उसे मैं दूसरी भाषा में क्या कहता हूं? शुक्राणु। एक ही बात है, या तो हम उसे मेल गैमीट कहेंगे या हम उसे क्या कहेंगे? स्पर्म। तो इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है? इस मेल के टेस्टिस में। ठीक, तो इसके कहां पर हो रहा है? मेल के टेस्टिस में। यहां पर इस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसका शरीर डेवलप होता जाएगा। अब मैं बात करता हूं गर्ल्स के लिए, तो वो भी क्या है मेरी? एडोलसेंस। अब गर्ल्स के लिए क्या है? अंडाशय से मादा युग्मक, जिसे मैं फीमेल गैमीट कहता हूं, अथवा अंडाणु ओवम। अब यहां पर हम देखते हैं तो इसकी जो अंडाशय होती है, जिसे हम कहते हैं ओवरी, तो ओवरी से क्या निकल रहा है मेरा? फीमेल गैमीट, जिसे मैं बोलता हूं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ठीक, इसी फीमेल गैमीट को मैं पढ़ाऊंगा, या हम इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? ओवम, फीमेल गैमीट। ठीक है, तो यहां पर इसकी बॉडी के अंदर में जो अंडाशय ओवरी है, उसके अंदर में जो क्या? फीमेल गैमीट अब बनने लगे, अर्थात ओवम बनने लगे। शरीर कैसा होने लगा मेरा? डेवलप। ठीक, तो शरीर मेरा क्या होगा? एकदम डेवलप होगा। अब देखिए यहां पर स्त्रियों में जनन अवधि, अब हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो ये है मेरे पास क्या? फीमेल। ठीक, फीमेल का मतलब होता है स्त्री, गर्ल्स, वोमेन, कुछ भी कह दो। ठीक है, फीमेल। तो हम फीमेल बात करते हैं, फीमेल में जनन अवधि, जनन अवधि का मतलब पता है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। हम इसमें बात कर रहे हैं जनन अवधि यानी कि रिप्रोडक्शन पीरियड की। रिप्रोडक्शन पीरियड वो कहते हैं, वो इसके लिए वो कौन सी उम्र है, जिस उम्र पर क्या इसके अंदर वो कैपेसिटी है जिसमें वो जनन कर सकती है। जनन का मतलब क्या होता है? जनन एक प्रकार का प्रोसेस है, जिससे क्या है? नई पीढ़ी आगे बढ़ने में क्या मिलती है? मुझे हेल्प मिलती है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो है जिससे मेरी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने में मुझे क्या मिलती है? सहायता, ठीक, हेल्प मिलती है। अब यहां पर अगर मैं फीमेल्स की भी बात करता हूं, तो यहां पर फीमेल्स के लिए क्या है? यहां पर देखिए दे रखा है हमारे SCRT में 11-12 वर्ष, तो लड़की के लिए 11 या 12 वर्ष। ठीक, यहां से इसकी रिप्रोडक्शन की एज वो चलती जाएगी पीरियड, कहां तक? 45 से लेके ज्यादा 50 साल, कम से कम 45-50, इससे आगे नहीं चल पाती। तो इसके लिए कैपेसिटी है मेरी 45 से लेकर के 50, यहां तक इनकी क्या? ये है क्या? रिप्रोडक्शन पीरियड, इसे मैं कहता हूं रिप्रोडक्शन
पीरियड यहां से लेकर के इस उम्र से लेकर यहां तक, इसके लिए फीमेल के लिए क्या है कैपेसिटी, ये इसी दरमियान में क्या आएगा यहां पर ऑप्शन बच्चे हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगली कंडीशन देखते हैं, शुक्राणु। ये है मेरे पास क्या मेल, यहां पर देखिए मेल। तो मेल देखिए पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता, पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी मेरे पास मेल है तो मैं मेल को यहां से ले सकता हूं। मेल के लिए उम्र यहां पर 50 नहीं है, मेल के लिए 55, मेल के लिए 60, 65, 70। तो जहां पर इसकी कैपेसिटी है मेल की, फीमेल से क्या है, फीमेल से क्या है ज्यादा है। तो यहां पर मेल की कैपेसिटी रिप्रोडक्शन पीरियड क्या है अधिक। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसके लिए जो रिप्रोडक्शन पीरियड है, ठीक, रिप्रोडक्शन पीरियड है वो क्या है अधिक। यहां पर अधिक है, यहां थोड़ा कम है। इतनी समझ में आई। यही चीज देखना SCERT किताब के अंदर तुम्हारा यही लिखा है, जो किताब के अंदर लिखा है उसी को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगला देखिए, स्त्रियों के अंडाशय में, ये है अंडाशय, इसे बोलता हूं मैं अंडाशय, एक इधर होता है, ठीक, मैंने आधा चित्र लगाया तो इसे मैं क्या कहता हूं अंडाशय। अंडाशय किसे कहते हैं, जिसमें अंडाणुओं का क्या होता है निर्माण। तो ये है मेरे पास स्त्रियों का क्या है अंडाशय। देखिए स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है, यहां पर बहुत सारे अंडाणुओं के क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे मैं ओवम कहता हूं। तो उसे मैं क्या कहता हूं ओवम, ठीक, ये ओवम है, यहां पर बहुत सारे अंडाणुओं का क्या हो रहा है फॉर्मेशन। अब इसमें से कोई भी एक है वो क्या हो जाता है परिपक्व। परिपक्व का मतलब क्या है, वो बिल्कुल तैयार हो गया है, वो क्या हो गया बिल्कुल तैयार। जैसे ही वो परिपक्व हो जाएगा तैसे वो क्या है कम्स आउट, यहां से बाहर आ जाएगा, अंडाशय से क्या आ जाएगा ओवम, अंडाणु, इसे कहता हूं हिंदी में अंडाणु, इसे मैं कहता हूं क्या अंडाणु। अब यहां से जैसे ही बड़ा हो, जब मुर्गी देखी तुमने, मुर्गी देखी है, मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे होते हैं, जैसे ही जो अंडा बिल्कुल बड़ा हो जाएगा तैसे वो पेट से क्या निकल आएगा बाहर। इसका मतलब क्या है अंडा बिल्कुल तैयार है, अब उस पेट के अंदर उसके अंदर नहीं रह सकता है, तो वो क्या निकल आएगा बाहर। उसी प्रकार से ये है अंडाशय, जहां पर बहुत सारे अंडाणुओं का निर्माण होता रहता है। जो अंडाणु हमारा मेचर हो गया, मेचर का मतलब परिपक्व, परिपक्व उसे कहते हैं बिल्कुल सही तैयार। इस बात को इंग्लिश में मेचर बोलता हूं शब्द, मेचर का ध्यान रखना। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे साइंस में वहां पर तुम्हें इंग्लिश के शब्द ज्यादा मिलेंगे, हिंदी के शब्द कम मिलेंगे, ठीक है। ओवम, ठीक। अब ये चीज ओवम क्या है परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। 28 से, इसके लिए समय कितना है 28 से 30 दिन। यहां पर जब कोई अंडाणु मेचर हो जाएगा तो उसका समय आएगा तो वो क्या है इससे बाहर निकल आएगा, ठीक। यदि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, अगर यह अंडाणु फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है। अब देखिए इस लाइन को समझिए, इसका मैंने इमेज नहीं लगाया, मैं देखो अभी समझाता हूं तुम्हें इस लाइन को। देखिए समझिए, देखिए क्या कर रहा है, यदि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, ये क्या है अंडाणु है, ये है मेरे पास अंडाणु, देखिए ये है मेरे पास अंडाणु, ठीक। यदि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, निषेचित किसे कहेंगे, यहां से फीमेल से क्या आएगा स्पर्म, ये स्पर्म। अगर ये स्पर्म, इसे मैं कहता हूं क्या स्पर्म, और ये क्या है मेरा ओवम, अभी दूर है। जैसे ये मैटिंग होगी, ठीक, जैसे ये आपस में मिलेंगे तैसे, इसका मतलब क्या है अभी ये अकेला है, अब यहां पर जैसे ये मिलेंगे, ठीक, तैसे ये वो आकर के क्या हुआ फर्टिलाइज। फर्टिलाइज मतलब वो उसके अंदर घुस गया, इसे मैं क्या कहता हूं निषेचित, 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 ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है, अगर ये अंडाणु इससे निषेचित नहीं हुआ, इसे कहता हूं निषेचित, और इसे आया ही नहीं इसके पास,
तो उसे क्या कहता हूं, निषेचित नहीं हुआ। ये तो लिखा है यदि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, अब वो निषेचित नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय, ठीक, ये है अंडाणु, ठीक, और ये है गर्भाशय। इसे बोलता हूं मैं क्या, गर्भाशय, ठीक, गर्भाशय। गर्भाशय की भीतरी दीवार ये है, देखो अंदर की दीवार, ये है अंदर की दीवार। इसे देखो, इसे देखो, ये क्या है, मेरी भीतरी दीवार, ठीक है। भीतरी दीवार मोटी होकर के वो ऑटोमेटिक मोटी हो जाएगी। वो क्यों मोटी हो रही है, वो इसलिए मोटी हो, से मालूम है कि अंडाणु आ रहा है, अगर वो फर्टिलाइज है तो यहाँ पर क्या होगा, बेबी का क्या होगा, फॉर्मेशन, ठीक। तो अब फर्टिलाइज हो नहीं पाया, ये मोटी होगी। जब ये मोटी हो जाती है तो क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा, तो ब्लड क्या होगा, वो ब्लड वाहिका में क्या होगी, अब ये टूटने लगेगी, जिसकी वजह से क्या आने लगेगा मुझे यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या आने लगा यहाँ पर, ब्लड, जिसकी वजह से क्या आने लगता है, ब्लड, ठीक है। जिससे रक्त का स्राव होने लगता है, इसे हम ऋतुस्राव, रजोधर्म या माहवारी कहते हैं, ठीक। जो लिखी है बुक्स उसी को मैं समझा रहा हूं। अब देखिए आगे, अब देखिए अगला, देखिए कंडीशन। पहले क्या थी कंडीशन, अगर कोई अंडाणु है वहां पर अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो उसकी दीवार मोटी हो जाएगी, धीमे धीमे टूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या आने लगेगा, ब्लड। अब यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु, ये है अंडाणु, ठीक, अंडाणु निषेचित हो जाता है, अर्थात ये देखिए निषेचित हो गया। अब हो गया क्या, निषेचित। ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे, ये क्या है, इसे मैं कहता हूं स्पर्म। ये है स्पर्म और ये क्या है, ओवम, जो निकला है बॉडी के अंदर में। अब इसने इसे क्या कर दिया, निषेचित। निषेचित का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड। अब ये इसके अंदर एंटर हो गया, इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड। यही तो लिखा है। अब ये क्या, निषेचित हो जाता है, तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए, अब जैसे ये निषेचित हो जाएगा, कैसे क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर, कैसे ये क्या बन जाएगा मेरा, युग्मनज, अर्थात जायगोट बन जाएगा। जैसे इससे अगली किस्टल कौन सी, जायगोट वाली, क्यों, के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भ धारण हो सकता है। जैसे जैसे मेरा युग्मनज बनेगा, युग्मनज से क्या बनेगा, मेरा भ्रूण, भ्रूण से क्या अगली स्टेज आती जाएगी, जैसे अगली स्टेज आएगी तैसे क्या, अब मेरा क्या हो जाएगा, उसके बाद प्रेगनेंसी। ये देखो, उसके बाद क्या हो जाएगी मेरी, प्रेगनेंसी, ठीक है। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है, जिसे मैं ऋतु चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हम देखते हैं किसी भी फीमेल की बॉडी में, तो फीमेल की बॉडी में मुझे ये चीज देखने के लिए मिलती है कब, 28 से लेकर के 30 दिनों, 28 और 30 इन दोनों दिनों के बीच में, ठीक। देखिए आगे 2-4 स्लाइडें और बची हैं, अभी पढ़ा देता हूं। देखिए इस चक्र में, इस लाइन को देखिए एससीईआरटी के, इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं में सहित टूट जाना शामिल है। अगर किसी प्रकार से 28 जैसे कोई फीमेल है, उसके लिए वक्त आया यहाँ पर, उसके लिए क्या आया वक्त, फीमेल में 28 और 30 दिन में, तो 28 और 30 दिन के बीच में यहां से क्या निकला मेरा, क्या निकला मेरा, अंडाणु, ठीक, ओवम। बात समझे भाई, अंडाणु निकला। अब अंडाणु क्या है, अगर ये अंडाणु निकल रहा है और ये ओवरी से निकलने के बाद क्या है, ये फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसे ऐसे इससे फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो दीवार की मोटी हो जाएगी। और जब निषेचन नहीं हो रहा है तो धीमे धीमे क्या होती है, उसकी दीवार मोटी होकर वहां पर क्या, ब्लड वेसल्स टूटने लगेगी और बॉडी से क्या आने लगेगा मेरा,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पिछली स्लाइड में भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल लिखी हुई बात। ये भी SCERT ने डबल सी लिख दिया। ठीक है, यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये लिखी गई है कि जैसे जैसे मेल के लिए, उसके लिए जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है, तो किशोर अवस्था में क्या है, लड़की के लिए क्या यहाँ पर दे रखा है फीमेल के लिए या मेल के लिए हम देखते हैं। तो 11-12 वर्ष से मेरी जैसे जैसे किशोर उम्र आएगी तो क्या है मेरी यहाँ पर किशोर अवस्था। तो यहाँ पर इनके लिए हम जो भी कोई जनन काल देखते हैं तो मुझे 45 से लेकर 50 तक देखने के लिए मिला। लेकिन वहीं पर अगर मैं लड़के के लिए बात करता हूँ, मेल के लिए बात करता हूँ, तो 11-12 वर्ष से लेकर जब उसके लिए चलेगा तो वहाँ पर 50, 55, 60, 70 तक भी हो सकता है। तो उसकी अवधि क्या है, थोड़ी अधिक, इसकी अवधि क्या है, थोड़ी कम। अगला देखिए, पहला ऋतुस्राव किशोरावस्था में ही होता है। जब किशोरावस्था में होता है तो मैं उसे क्या कहता हूं, रजोदर्म। जैसे जैसे मेरे उसका किशोरावस्था में होगा तो उसे मैं क्या कहता हूं, रजोदर्म। 45-50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह चक्र प्राय रुक जाता है, तब इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगर वो प्रारंभ हो रहा है किसी फीमेल की बॉडी में, ठीक, तो प्रारंभ जैसे ही होगा मेरा, उसे प्रारंभ कहाँ, किशोरावस्था में जैसे 12-13 साल की उम्र हुई वहां से प्रारंभ होगा, तो मैं उसे क्या कहता हूं, रजोदर्शन। अब जैसे मेरी उम्र 45 साल या 50 वर्ष हो गई, अब वो क्या हो गया, वहां पर एक तरह से क्या हो गया, वो बंद। तो बंद हो जाता तो मैं उसे क्या कहता हूं, उसे रजोनिवृत्ति। इस बात को ध्यान रखो, यहीं से प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। जब ऊंची क्लास में पहुंचोगे तब समझ में आएगा SCERT क्या है। यहां तो पर बैठे बुदम करते रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है, परंतु धीरे धीरे जब शुरुआत में अगर हम इस ऋतुस्राव की देखते हैं, इस कंडीशंस की देखते हैं, तो हो सकता है शुरू में थोड़ा सही टाइम पे ना हो, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी तैसे तैसे वो क्या एकदम रेगुलर हो जाता है। अगला देखिए, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, अब मैं बात करता हूं जनन स्वास्थ्य की। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है, स्वस्थ व्यक्ति वो होगा, स्वस्थ हम उसे कहेंगे, पहली बात उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, शरीर से क्या है एकदम वो फिट। दूसरी बात, उसे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, दिमाग पे कोई सूचना नहीं है, केवल दिमाग अपना वहां यूज करता है जहां उसे यूज करना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अगर न तो उसे कोई टेंशन है, बॉडी उसकी फिट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्वस्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। तो इस सारी चीजों को हम स्वस्थ रहने क्यों, पहली बात मुझे क्या लेनी है, क्या लेनी है मुझे, संतुलित पोषण। संतुलित पोषण मतलब होता है एक बैलेंस डाइट। कौन सी बैलेंस डाइट, मैं दूध ले सकता हूं, मैं फल ले सकता हूं, मैं मछली ले सकता हूं, ठीक, बढ़िया बढ़िया अनाज की रोटी ले सकूं, हरी सब्जियां ले सकते हैं। तो संतुलित डाइट, अगर बढ़िया चीजें लोगे तभी तो हम निरोगी रहेंगे। बात समझ में आई नहीं, बादाम, छुआरे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर हम बढ़िया चीज डाइट लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, हम खा रहे तो हमें क्या करें, नियमित एक्सरसाइज। सुबह सुबह टहलने के लिए बताया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, अगर स्वस्थ नहीं तो व्यायाम कहां से करें, वो तो पहले से बीमार है। तो व्यक्तिगत, अब दूसरी बात, उसे अपने घर में जहां पर रह रहा है, जिस जगह पर रह रहा है, वहां पर उसे क्या करनी है, बहुत ज्यादा। अब देखिए, किशोरावस्था में इसकी महत्व और बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास। अब सफाई करने की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत कब है, एक तो स्वस्थ व्यक्ति है, सफाई का मतलब अपने आसपास सफाई के साथ अपने शरीर की भी सफाई कर रहा है, अपने कपड़े साफ कर रहा है, रोजाना समय से साबुन से नहा रहा है। तो समय से साबुन से नहाएगा, अच्छे पानी से नहाएगा, तो क्या होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं या वायरस होते हैं शरीर पर जम जाते हैं, पसीना में आके जम जाते हैं, वैसे गंदे कपड़े पहन के जम जाते हैं। तो हम साबुन से साफ करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से क्या हो जाती है, गंदगी साफ हो जाती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो उसकी क्या है, उसकी महत्व इसलिए बढ़ जाती है, जैसे जैसे हमारा शरीर तेजी से वृद्धि कर रहा है, अब अपने शरीर की बहुत ज्यादा क्या करो, साफ सफाई।
तो स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। जैसे जैसे मेरा शरीर डेवलप होगा, अगर बॉडी के अंदर में पिंपल्स निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेल ग्रंथियां, जो ऑयल ग्रंथियां होती हैं, वो क्या है, मेरी स्किन के नीचे डेवलप होने लगी। जिससे क्या, अगर मैं 2 दिन 3 दिन नहीं नहाऊंगा गर्मियों के दिनों में, तो मालूम क्या होगा, पसीना आता है और सब चिपचिपा जाता है, शरीर में क्या मारने लगती है, बदबू मारने लगती है। तो यही तो कह रहा है, इन तेल ग्रंथियों की वजह से क्या हो रहा है, क्रियाशीलता बढ़ जाने से क्या, शरीर से गंध आने लगते हैं। अर्थात हमें साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक, प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। जब हम स्नान कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए हम साबुन से नहा रहे हैं, साफ पानी से नहा रहे हैं, और हमें अच्छी तरह से सारे अंगों की क्या करनी है, हमें साफ सफाई। किताब को हाईलाइट करते जाओ, जितने मैं पढ़ाता रहूं उसे घर जाके पढ़ना अच्छी तरह से। ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं, ठीक है, ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा, अगर हम नहाएंगे नहीं, अपने कपड़े साफ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम कई दिनों तक नहीं नहा रहे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर जीवाणुओं का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। ठीक, कवक होता है, फफूंदी लग जाती है, शरीर पर फफूंदी लग जाएगी। कपड़ों को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो कपड़ों में क्या, तरह तरह के क्या वायरस या बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा, मेरे शरीर को वो खाने लगेंगे। तो हमें क्या है, इसे सफाई करनी है, नहीं तो खतरा बना रहेगा। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब ऋतुस्राव हो रहा है तो उस वक्त हम बात करते हैं किशोरियों की, यानी कि फीमेल की, तो इन्हें उस समय पर साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा क्या रखना है, ध्यान। क्यों? गंदगी बने रहने की स्थिति में, अगर उस समय पर गंदगी बनी रहेगी तो चर्म रोग हो सकता है, जैसे मेरे स्किन का रोग है, स्किन के रोग हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, तथा अन्य यौन रोग, ठीक है, अन्य यौन रोग हो सकते हैं। तो उस प्रकार के और भी ज्यादा अन्य विशेष प्रकार के रोग क्या हैं, हो जाते हैं। अब देखिए, मुझे यहां पर देखिए क्या देखना है, लिंग निर्धारण। आखिर में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। आखिर में मुझे लिंग निर्धारण देखना है। देखिए क्या कह रहा है, निषेचित अंडाणु, ठीक, अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। अब ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, अंडाणु, ओवम, ठीक, इतनी बात समझ में। अब ये क्या है मेरे पास, स्पर्म, इसा या मैं इसे क्या कहता हूं, मेल गैमीट, नर युग्मक। ये है ओवम, या मैं इसे क्या कहता हूं, फीमेल गैमीट, मादा युग्मक। हिंदी में कैसे, इसे मादा युग्मक, इंग्लिश में कहता है फीमेल गैमीट। अब यहां पर मैं देखते हैं, तो यहां पर एक चीज क्या हो रही है, एक फर्टिलाइज हो गया। तो फर्टिलाइज होकर के क्या हुआ, अब जैसे ही वो चीज यहां पर मेरी फर्टिलाइज हुई, यानी कि निषेचित हुई, निषेचित, ये देखिए निषेचित अंडाणु, ये है निषेचित अंडाणु। अब यहां पर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे ये क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस, जिसे मैं क्या कहता हूं, केंद्रक। एक केंद्रक ये है और दूसरा केंद्रक ये है। अब यहां पर 2 केंद्रक क्यों है, एक स्पर्म का केंद्रक है और दूसरा क्या है, ओवम का केंद्रक, ठीक। तो ये मेरे पास केंद्रक किसका है, उसमें ऊपर स्पर्म का, और नीचे क्या है मेरे पास, ओवम का केंद्रक। 2 केंद्रक है। अब धीमे धीमे जैसे विकसित होगी तैसे 2 का क्या हो जाएगा, 1। अब 2 का 1 हो गया। अब मैं इसे क्या कहता हूं, युग्मनज, जायगोट। अब मैं जायगोट को देखता हूं तो मुझे जायगोट के अंदर ये क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक। अब इस केंद्रक की मैं स्टडी करूंगा अच्छी तरह से लैब में, तो यहां पर मुझे क्या है, यहां पर लिंग निर्धारण का संदेश देखने के लिए मिलता है। अब मैं इसकी स्टडी करूं, यहां पर बहुत सारे धागे व संरचना हो, तो अब हम क्या करें, अब धीमे धीमे क्या बनेगा, मेरा भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या, नवजात शिशु का डेवलप होगा।
यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना, जिसे मैं गुणसूत्र कहता हूं, के रूप में नियुक्त है। तो मुझे यहाँ पर अब सारे क्या मिल रहे हैं? गुणसूत्र। धागे जैसी संरचना मिलेगी, जिसे मैं क्या कहता हूं? गुणसूत्र। तो मैं युग्मनज की स्टडी करूंगा तो मुझे युग्मनज में क्या मिलेंगे देखने के लिए? गुणसूत्र। यहाँ भी देखिए, ये चीज मेल की तरफ से आ रही है और ये है फीमेल की तरफ से। तो आधे लक्षण मुझे मेल के मिल रहे हैं इसके अंदर में, और आधे लक्षण मुझे किसके मिल रहे हैं? फीमेल के। अब आधे लक्षण मेल के हैं और आधे लक्षण फीमेल के, ये क्या सेक्सुअल वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या वेरिएशन आएंगे, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें आगे। देखिए, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मैंने इससे पहले तुम्हें कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था। कोशिका वाले चैप्टर में देखिए, उसमें थी क्या? जंतु कोशिका। जब जंतु कोशिका को पढ़ते हैं तो उसके अंदर मिलता है मुझे क्या? केंद्रक। जब वह केंद्रक होता है, उस केंद्र में एक धागेनुमा संरचना होती है, वो क्या होते हैं? गुणसूत्र। आगे पढ़ेंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, यहां पर इतना पढ़ो वही बहुत है। देखिए, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ी 46। अब यह है मनुष्य, इसकी किसी भी सेल को हमने ले लिया है और उसकी सेल को यहां से हमने काट करके देखिया, तो मुझे यहां पर क्या दिखते हैं? इस केंद्रक में मुझे क्या दिखते हैं? ये केंद्रक है, इस केंद्रक में मुझे क्या दिखते हैं? किसी भी ले लो तो यहां पर कितने गुणसूत्र मुझे देखने के लिए मिलेंगे? 46 अथवा 23। वही देखो किताब में लिखा है, कोई भी तो। अब यहां से काट लो, 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 किसी जगह से हम कोई सेल का छोटा सा पॉइंट काट लें तो मुझे प्रत्येक सेल के अंदर में देखने के लिए क्या मिलता है? केंद्रक। अगर मैं केंद्रक की अच्छी तरह से स्टडी करता हूं तो मुझे वहां पर क्या मिलेंगे? 46 गुणसूत्र मिलेंगे, अर्थात 23 जोड़ी। या तो 40 कह दो, या हम उसे क्या कह सकते हैं? 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी अर्थात 44। 46 में तो बात करें 22 जोड़ी की। अब हम बात करें कितने की? 22 जोड़ी की। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, यहां पर देखो क्या बात कही है, इसको थोड़े पॉइंट को और समझो। अब इसे पॉइंट को समझो। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी, ये है मेरे पास क्या? मेल है, इसकी सेल काटी, इसकी सेल के अंदर मुझे क्या मिला? 46 क्या मिले मुझे? गुणसूत्र। ठीक, ये मेरे पास क्या है? मेल। अब मैंने किसी फीमेल के लिया तो फीमेल का भी मैंने स्किन का एक भाग छोटा सा थोड़ा काटा, उसके भी मैंने स्टडी की, तो मुझे यहां पर ये क्या मिल रहा है? यहां पर क्या मिले मुझे? ठीक, ये है मेरे पास क्या? फीमेल की सेल, और ये मेल की। यहां भी मुझे 46 मिले, यहां भी 46 मिले। अब 46 में देखो क्या लिखा है, इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और स्त्री में। अब यहां पर देख लो तो 46 तो देखो इंसान के हो गए, ठीक है, और 46 किसके हो गए? फीमेल के। अब 46 में 44 यहां पकड़ दो और 44 यहां पकड़ दो, तो देखिए 44 पुरुष के हो गए और 44 किसके हो गए? तो यहां पर कितने बचे? 2, और यहां पर कितने बचे? 2। अब ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अब ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। तो यहां पर देखिए 46 में थे, 44 देखो क्या कह रहा है? 44 गुणसूत्र पुरुष के तथा स्त्रियों में समान होंगे। अब पुरुष और स्त्री यहां पर 44 क्या मिलेंगे मुझे? समान। दोनों में 2 अलग मिलेंगे। कौन से 2 अलग मिलेंगे? देखो अभी बस स्लाइड का काम होने वाला है। देखिए, अब 46 में से 44 इसके हैं क्या? सेम। 44 जैसे इसके हैं तैसे ही 44 किसके होंगे? इसके। अब इसमें से 2 डिफरेंट होंगे, उन्हें मैं क्या कहता हूं? एक्स वाई। और इसके 2 डिफरेंट हैं, उन्हें मैं क्या कहता हूं? एक्स एक्स। ये समझ में आया? देखिए 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनमें से क्या भिन्न होते हैं? किसमें से? जो 46 हैं, 40 में मैंने 44 निकाल दिए, 44 उसके अलग निकाल दिए, 44 उसके निकाल दिए, 2 मैंने इसके रख लिए, 2 इसके रख दिए। वही तो कह रहा है, इनमें से 2 गुणसूत्र भिन्न होते हैं जो लिंग निर्धारण के। अब यहां से ये फॉर्मेशन होगा कि आगे बच्चे में मेल बनेगा या फीमेल बनेगा।
तो इसे देखिए यहाँ पर जो एक्स तथा वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो ये क्या है मेरे पास, फीमेल। तो फीमेल के अंदर डिफरेंट मुझे कौन से मिल रहे हैं, एक्स एक्स। और ये क्या है मेरे पास, मेल। यहाँ पर मुझे डिफरेंट क्या मिल रहे हैं, एक्स वाई मिले। इतना ध्यान आएगा यहाँ पर, इतना समझ गए, बहुत बढ़िया बात। किताब पढ़ना घर जाके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर समझा देता हूँ मैं तुम्हारा अच्छी तरह से। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब इसे थोड़ा यहाँ पर समझ लो अच्छी तरह से। ये है मेरे पास, शांत हो जाओ, ये क्या है मेरे पास, फीमेल। तो फीमेल के पास दो कौन से हैं, एक्स एक्स। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी, मेल के पास दो कौन से हैं, यही है, बहुत बढ़िया बात। अब यहां पर देखिए, तो ये वाले जो मेल के हैं, तो मैं इन्हें जो डिफरेंट है इन्हें मैं क्या कहता हूं यहां पर, ओवम, अर्थात गैमीट। कौन से गैमीट, फीमेल। इसे फीमेल पे तो मिल रहा है तो इसे फीमेल कहूंगा, और इसे क्या कहूंगा मैं, मेल गैमीट, अर्थात मैं इसे स्पर्म भी कह सकता हूं। ठीक, अब ये वाला एक्स ये आ गया, ठीक। अब ये वाला एक्स ये आ गया, शांत हो जाओ। अब देखिए यहां पर ये एक्स दोनों मिल गए। तो एक्स एक्स अगर दो चीज है तो गर्ल्स, तो किसका निर्माण होगा, फीमेल का। तो ये क्या बन गया मेरे पास, फीमेल। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, देखिए समझ दीजिए। अब हम इस एक्स को इस वाई के साथ में जोड़ देंगे। तो मैंने यहां पर ये जोड़ दिया, तो देखिए एक तो मुझे मिला किसका, एक्स वाई। तो एक्स वाई किसके पास होता है, मेल के पास। ये देखिए क्या बन गया मेरा, मेल। ठीक है, अब इस वाले को लो, इस वाले को और इस वाले के साथ में जोड़ दो। ठीक, तो ये क्या है मेरे पास, एक्स, और ये क्या है, एक्स, अर्थात ये क्या बनी मेरे पास, फीमेल। अब इसको और इसके साथ में जोड़ दो। ठीक, ये आ गई एक्स और ये आ गई वाई। तो इधर क्या बनना है, अगर जैसे जैसे मेरा फर्टिलाइज एग होगा, अगर वहां पर मुझे एक्स और वाई का अमाउंट मिल रहा है, तो आगे जाके मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो बनने वाला बेबी होगा वो क्या होगा, मेल। तो वो क्या होगा मेरा, मेल। और अगर एक्स एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा वो, फीमेल। अब इसको देख के यहां समझिए, देखिए यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, देखिए ये है, ये देखिए क्या लिखा है किताब में, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, यानी कि ये अंडाणु के साथ, यानी कि इस एक्स के साथ अंडाणु के साथ निषेचित होता है, तो युग्मनज एक्स वाई बनता है। अब ये वाला वाई और इस एक्स के साथ देखिए यहां पर हो रहा है, तो ये देखिए बनना है एक्स वाई, और वहां वाई मिल रहा है और एक्स मिल रहा है, तो क्या बनना है मेरे पास, तो एक्स वाई। अब ये क्या बन गया मेरे पास, जाइगोट बन गया, जिसे मैं कहता हूं युग्मनज, युग्मनज। तो एक्स वाई प्रकृति का होगा, और नवजात शिशु क्या होगा, अब समझ में आई बात। अब देखिए जबकि एक्स शुक्राणु वाले, ये है एक्स शुक्राणु, जब ये है एक्स, ये है शुक्राणु की बात हो रही, तो ये है, जबकि एक्स शुक्राणु वाले, ठीक, शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचित होने पर, अब ये वाला है एक्स और इस एक्स के साथ में होगा, ठीक, होने पर युग्मनज एक्स एक्स प्रकृति का होगा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स एक्स प्रकृति का, ये देखो एक्स एक्स है प्रकृति का होता है। और नवजात शिशु क्या होगी, अब समझ में आया कंसेप्ट, जो यहां पर किताब के अंदर लिखा है, इससे यहां पर इसमें दिमाग लगाइए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं तुम्हारे। तो इस प्रकार से देखिए आज की हमारी किशोरावस्था की क्लास जो थी, हमारा समय भी लगभग हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा मेरी क्लास हो गई है। तो आज की क्लास के लिए जितना मैंने समझाया, इसे सभी बच्चे घर जाके पढ़ना है। ठीक, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की हमारी जो SCERT की बुक्स है, उस SCERT की बुक्स को पढ़ो। अगर कोई बच्चा आज नहीं आ पाया है तो यहाँ पर मेरे रिकॉर्डेड क्लास को देख सकता है। ठीक, बाय बाय।